हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी जो है हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में, अगर आप लेक्चर नंबर 10 देखोगे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे संविधान के स्रोत और बातचीत हमारी हो रही थी आपसे, और उसी प्रोसेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगर हम लोग उस वीडियो को देख चुके हैं तो अभी जो ये 11वीं वीडियो है उसमें हमारी आपसे इस बात पे चर्चा होनी है कि जो संविधान हमने बनाया है, जो हमारा इतना बेहतरीन संविधान है, जो संविधान दुनिया के संविधान के लिए एक एग्जाम्पल है, इससे बेहतरीन संविधान जो है नहीं कह सकते आप पूरे वर्ल्ड में कहीं है। क्योंकि हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जो पिछले 70 सालों से अभी तक स्थिर बना हुआ है। हमारे साथ के बने हुए बहुत सारे ऐसे संविधान रहे हैं जो पिछले 70 सालों में कम से कम 10 बार 20 बार वो बदल चुके हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी देशों के संविधान में बदलाव होता ही है, लेकिन ऐसे बहुत से संविधान आप बगल में एग्जाम्पल को देख सकते हो जो कम से कम जो है 10 से 12 बार 15 बार वो उसमें बदलाव हो चुका है। लेकिन हमारा संविधान आज तक टिका हुआ है। ये संविधान इसलिए टिका हुआ है क्योंकि हमारा संविधान देश के अधिकतम व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करता है। देश के अधिकतम व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए हमारा संविधान टिका हुआ है। जो ये हमारा इतना बेहतरीन संविधान है, तो ये संविधान जब हमारे संविधान सभा के लोग लिख रहे थे तो उन लोगों ने केवल अपने मौलिक ज्ञान के आधार पर संविधान का निर्माण नहीं कर दिया। उनकी मौलिकता थी उसके अंदर, लेकिन बच्चों, संविधान को बनाते समय हमारे संविधान सभा के लोगों ने कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। मतलब जैसे कि अगर हमें एक बहुत अच्छी किताब लिखनी हो तो उस किताब के लिए, बहुत अच्छी किताब लिखनी हो तो उस किताब के लिए हम खूब सारी किताबें पढ़ें और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएं और उसको हम अपनी किताब में लिख दें। तो भाई साहब, जब बहुत सारी किताबों से अच्छी अच्छी चीज़ों को आप निकाल के अपने में लिख दोगे तो आपकी किताब निश्चित ही बहुत शानदार होगी। लेकिन सभी किताबों से अच्छी चीज़ों को निकाल के लेके आना, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो बच्चों, जब हम लोग अपना संविधान बना रहे थे तो हमने बहुत सारे देशों से, 60 देशों के संविधान से कुछ कुछ लिया। लेकिन उन देशों में जो महत्वपूर्ण देश हैं, जहां से हमने बहुत मुख्य रूप से बहुत सारी चीजें ली हैं, उन देशों की हमने एक सूची बनाई है और उस सूची में देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि देखिए यहां पर आयरलैंड है। तो जो आयरलैंड देश है, तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? गाइस एक मिनट जरा होल्ड करना। आयरलैंड के संविधान से बच्चों हमने क्या क्या लिया है? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आयरलैंड से हमने लिया है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या होता है? जैसे आप देखते हो कि कोई आदमी दारू पे के टल्ली पड़ा हुआ है सड़क पे, लेकिन पुलिस वाले आते हैं, भाई साहब उठा के उसको ले जाएंगे हॉस्पिटल। भैया रात में तुम फोन करते हो 12-1 बजे कि भाई साहब चोट लग गई है, एम्बुलेंस भेज दो हमारे यहाँ। पुलिस भेजती है ना, मेडिकल फैसिलिटीज भेजती हैं ना। मैंने पुलिस का नाम इसलिए लिया क्योंकि अगर आपको एम्बुलेंस का नंबर नहीं याद है तो आप 100 नंबर डायल करके ही बोलोगे तो एम्बुलेंस की व्यवस्था पुलिस करेगी आपकी। दिल्ली में ये व्यवस्था थी, संभवतः यूपी में भी होगी। तो आप जो है पुलिस को बुलाते हो, एम्बुलेंस को बुलाते हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार, पुलिस आपके घर आती है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। किसी से मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, तो पुलिस आपकी सहायता के लिए बनी हुई है। या आपको किसी भी तरह की अगर अगर आपको सलाह की, कानूनी सलाह की आवश्यकता है तो पुलिस देती है आपको। इसके अलावा अगर आप देखो तो सरकार ने जो है हॉस्पिटल खोल रखे हैं, या सड़क सरकार बनवाती है, पुल बनवाती है, डैम बनवाती है, बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करती है, मिड डे मील योजना चलाती है, पेयजल परियोजना की व्यवस्था करती है। तो सरकार ये सब क्यों करती है? क्योंकि सरकार को ऐसा करने के लिए कहा गया है। जो हमारा संविधान है, तो संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर के
और आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि राज्य किस तरीके से शासन करेगा, उस शासन को दिशा निर्देश देने वाली पॉलिसी, मतलब राज्य क्या क्या काम करेगा, ये बात उसके अंदर लिखी गई है। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, ये कॉन्सेप्ट बच्चों हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा ये है कि जो राज्यसभा होता है, जैसे आपको पता है कि भारत के संविधान में जो संसद है, तो संसद के दो सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। तो जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, ये लोकसभा और राज्यसभा, जो लोकसभा है वो निचला सदन है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहते हैं। तो राज्यसभा में जो कुल मेंबर होते हैं उनकी संख्या होती है 250। अब 250 में जो 238 सदस्य हैं वो राज्यों की विधानसभाओं से चुन करके आते हैं और 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, मतलब नामित करता है। तो ये कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र से होने चाहिए, कला विज्ञान साहित्य और जो है आपका कला विज्ञान साहित्य, और एक और सेक्शन है अभी दिमाग पे नहीं आ रहा, बता दूंगा आपको। तो ये 4 सेक्शन से जो है ये आते हैं लोग, और इन 4 जो क्षेत्र के लोग हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो ये जो प्रावधान है नामित करने का, ये हमने कहां से लिया बच्चों, ये हमने लिया है आयरलैंड के सिद्धांत से। अब क्वेश्चन ये है कि भाई राष्ट्रपति को ऐसी क्या आफत आ गई कि वो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। तो भैया नॉमिनेट इसलिए करता है क्योंकि बच्चों जो देश के अंदर बनता है कानून, वो कानून लोकसभा और राज्यसभा से ही बनता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा वो कानून फाइनल हो जाएगा। यानी कि लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश में कोई भी कानून बन सकता है। तो अब मान लो आप कि अगर देश में कोई कानून बन रहा है और उसमें जैसे मान लीजिए खेल से संबंधित कोई कानून बनता है, अगर विज्ञान से संबंधित कोई कानून बनता है, या साहित्य के संदर्भ में या कला के संदर्भ में कोई बनता है कानून, तो अगर कोई विशेषज्ञ है तो वह बेहतर नीति, वह बेहतर सुझाव दे सकता है, वह बेहतर काम के लिए उसको सलाह दे सकता है। तो इसलिए विशेषज्ञों की एक टीम यहाँ पे रखी गई है ताकि देश के लिए बेहतर पॉलिसी को और बेहतर पॉलिसी को बनाया जा सके। तो जो जो ये प्रावधान हमने लिया है, तो ये प्रावधान कहां से लिया हमने, ये लिया हमने आयरलैंड से। उसके बाद अब देखो, तो ये 3 जो प्रावधान है, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जब राष्ट्रपति का देश में चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की, जो राज्यों की विधानसभाओं हैं, उनके मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि लोकसभा में, राज्यसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में जितने भी लोग चुन करके आए हैं, जितने भी लोग चुन करके आए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये जो प्रावधान है बच्चों, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो 1, 2 और 3, जो 3 प्रावधान है ये हमने आयरलैंड से लिया है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भैया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है आयरलैंड से। क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी को कहां से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहां से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान में जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करने का प्रावधान है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। कई बार इसका आर्टिकल भी पूछ लेता है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। गाइस अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो थोड़ा समय भी थक सा गया हूं, बट इट्स ओके। आपको जो है पढ़ना है, बेहतरीन पढ़ना है। अगर मैं पागल हूं पढ़ाने के लिए, तो आपको पढ़ने के लिए पागल होना ही पड़ेगा। ये वीडियोस को छोड़ करके आप बीच में भगो मत, अपने पास एक कॉपी पेन रखो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वीडियो को पॉज करो, उसको लिखो, पॉज करो और लिखो। बच्चा दिन रात जो मन तोड़ के पढ़ेगा वही सफल होगा, और सफलता उससे कोई छीन नहीं सकता है। मैं आपको पूरे विश्वास कर कह रहा हूं, मैं रेगुलर हूं, कंटिन्यू हूं, मेरे चैनल का ग्रोथ है, मेरे चैनल का ग्रोथ है। मैं गांव से पढ़ाता हूं, एकदम ठेठ गांव से, लेकिन फिर भी मेरे चैनल का बहुत अच्छा रिस्पांस है। 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे, मैं बहुत सेटिस्फाई हूं। एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है ये। 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे पर डे करना है, बहुत अच्छा है ये। मैं प्रयास कर रहा हूं, आप प्रयास कर रहे हो, दोनों के लाभ हैं। तो बच्चा सीखो, पढ़ो। ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई क्योंकि अगर मैं प्रयास कर रहा हूं रात रात में जग करके, तो आप अगर निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हो तो आप सफल क्यों नहीं होगे। जो काम करता है वो सफल होता है। मैं काम कर रहा हूं, मैं सफल होऊंगा, तुम काम कर रहे हो, तुम सफल होगे, 100% सफल होगे। कोई तुमको रोक नहीं सकता है। पागलपंथी की हद तक जा करके काम करो।
जुनूनियत की हद तक जाकर काम करो बेटा, मेहनत करो, चीजों को समझो, इससे बेहतर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो आगे देखते हैं, अगर हम यहां से जाएं तो आप अब देखो अमेरिका का संविधान। तो भैया जो संविधान अमेरिका का है, अमेरिका कहना ठीक नहीं है, यूएसए कहना ठीक है। तो जो यूएसए का संविधान है उससे हमने बहुत सारी चीजों को लिया है, बहुत सारी चीजों को हमने वहां से लिया है। आपको पता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान ब्रिटेन के संविधान का है, या आप कह सकते हो कि 1935 का जो कानून था भारत के अंदर, उस कानून का सबसे ज्यादा योगदान है। 1935 में जो कानून आया था, हमने वहां से बच्चों करीब करीब 250 अनुच्छेद एज इट इज ले लिए हैं। तो भारतीय संविधान का लगभग 70% हिस्सा अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 1935 के अधिनियम के कानून से लिया गया है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा स्रोत है, अगर ब्रिटेन के बाद हम देखते हैं तो अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाएगा। तो हमने यूएसए से क्या क्या लिया है देखते हैं गाइस। तो पहला जो प्रावधान में लिया है, मूल अधिकार। जो देश के नागरिक हैं उनके पास जो अधिकार हैं उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार हमने कहां से लिया गाइस? हमने लिया मूल अधिकार कहां से? अमेरिका के संविधान से। इसके बाद देखिए, अगर देखें तो हम उद्देशिका, जो हमारा प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल हमने कहां से लिया है? प्रियम्बल लिया है हमने कहां से? यूएसए के संविधान से। लेकिन भारतीय प्रस्तावना में अगर आप देखोगे तो 3 स्रोत हैं इसके। एक तो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है, प्लस अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया है, और प्लस जो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। तो ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके आगे जाते हो तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। भाई साहब ये क्या है महाभियोग की प्रक्रिया? देखो बच्चों एक बात और समझो, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है ये संविधान के जो प्रक्रिया की बात करता है, ये संविधान के आर्टिकल 61 में है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा ये कहां कहा गया है? तो भाई साहब ये कहा गया है आर्टिकल 56 के 4 पार्ट में। लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया है कि महाभियोग कैसे चलेगा, महाभियोग कैसे लगेगा, ये संविधान के आर्टिकल 61 में है। महाभियोग क्या होता है? भैया राष्ट्रपति देश का हेड है, तो भारत के अंदर जो राष्ट्र का प्रमुख है उसको हटाने का एक तरीका है, उस तरीका को हम कहते हैं महाभियोग। अब महाभियोग का मतलब यह है कि अगर भारत का राष्ट्रपति है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन का मतलब ये हो गया कि अगर वो संविधान से अलग जाके कोई काम करता है, यानी कि संविधान में उसको जितनी शक्तियां दी गई हैं, अगर वो उस शक्ति से बाहर निकल कोई काम कर दे। भाई कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अनुसार चलेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के विरुद्ध जा कोई काम करना शुरू कर दे तो क्या राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम कर रहा है? आप कहोगे सर नहीं कर रहा है। तो जब नहीं कर रहा है तो क्या उसको अपने पद पर बने रहने का हक है? आप कहोगे सर नहीं है। तो भैया जब राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुसार नहीं चलेगा, संविधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसको पद से हटाया जाएगा, और हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को महाभियोग कहते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर महाभियोग की प्रक्रिया, तब इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। उसमें 2/3 जो वोट का मत है वो क्या होता है, और वो 2/3 50% + 1 से अधिक होना चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या है, हम इन सब बातों को समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे यूएसए के संविधान को, जब पढ़ेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को। तो एक अलग से चैप्टर है, वो हम लोग वहां देखेंगे। उसके बाद से स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। अगर सरकार भी गलत कर रही है तो सरकार का मूल्यांकन भी न्यायपालिका करेगी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। दूसरा है जो नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो कोई फैसला देता है तो उस फैसले की दोबारा वह जांच कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को यदि सुप्रीम कोर्ट दोबारा उसकी जांच करता है, उसकी वैधानिकता की जांच करता है, तो इस जो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा? इसको हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनर्विलोकन इसका मतलब होता है दोबारा देखना। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद ये हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। वित्तीय आपातकाल, देखो बच्चों जो आपातकाल हमारे देश में है वो हमने जर्मनी से लिया है।
लेकिन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आर्टिकल 360 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई। तो जो ये प्रावधान लिया गया है, ये प्रावधान हमने कहां से लिया बच्चों? ये प्रावधान हमने यूएसए से लिया है। मेरे भाई ध्यान से पढ़ना है, बातों को समझना है, थकना नहीं है, बोर नहीं होना है। थकना नहीं है, बोर नहीं होना है। देखो आप लोग यूट्यूब देखते रहते हो, तो भैया यूट्यूब पे क्या देखते रहते हो? जैसे मान लो कि गाना बना रहा है, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम, और कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम। तो भाई साहब ये कच्चा बादाम बादाम खाने से जिंदगी नहीं बनने वाली है। ये साला मैं देखता हूं यार कि जो है एक ही गाना बज रहा है और उसी पर 20 लोग, 25 लोग, 500 लोग, 2-4 हजार लोग, 2-4 लाख लोग आए और वही कमर हिला रहे हैं, वही हाथ हिला रहे हैं, कोई ऐसे हिला रहा है, कोई वैसे हिला रहा है, वही वीडियो बन रही है, रील बन रहा है, लोग देखे जा रहे हैं। अबे देश का युवा कहां जा रहा है भाई? हमारे देश का युवा कहां जा रहा है? मैं देख रहा हूं तो लड़के ब्लाउज पहन के जो डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, भाई डांस कर करके रील बना रहे हैं। क्या इससे राष्ट्र का विकास होगा? इससे देश का विकास होगा? इससे समाज का विकास होगा? उन नाचने से विकास होगा? भाई ठीक है, इंटरटेनमेंट जरूरी है, इंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन सभी लोग इंटरटेनर हो जाएंगे? सभी लोग नाचना शुरू कर देंगे, डांस करना शुरू कर देंगे? जरा सोचो कि देश का युवा आज 70 से 80% लोग जो है वो रील देख रहे हैं, और रील भी क्या, डांस देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि रील में कोई साइंस फिक्शन देख रहे हैं, स्पेसएक्स के बारे में जान रहे हैं, या अंतरिक्ष के बारे में जान रहे हैं, या कोई साइंटिफिक रिसर्च देख रहे हैं। नहीं, बस वही डांस देख रहे हैं कि उसने ऐसे कमर हिलाया, उसने ऐसे हाथ हिलाया, उसका मूवमेंट बढ़िया है, उसका ड्रेस बढ़िया है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बढ़िया है। क्या है यार ये, क्या है ये? कहां जा रहे हो तुम, क्या कर रहे हो भाई? एक नशा है ये, नशा। नशा से बचो। ये रील फील डांस वांस ये सब नशा है बेटा, नशा से बचो। एक तरह का ये भी नशा है। और भारतीय समाज को बर्बाद करने के लिए, भारतीय युवाओं को बर्बाद करने के लिए बहुत सी विदेशी कंपनियों ने जो है ये झाम ताम चला कि लोग मेंटली बिजी रहेंगे, टकाटक दे दिया। और क्या बोलते हैं उसको यार, भूल गया मैं उसका नाम। अरे जो पहले आया था टिकटॉक, टिकटॉक ही था ना, तो टिकटॉक दे दिया, लोग उसमें नाच रहे हैं। लड़के लिपस्टिक लगा करके, बाल बढ़ा करके, ब्लाउज पहन के और साड़ी साया पहन के नाच रहे हैं कि व्यू मिलेगा, पैसा कमाएंगे। इतना पैसे की आवश्यकता है, इतना देखो कितनी क्राइसिस है भारत में। और ज्यादा बेरोजगार कर दिया और निकम्मा बना दिया इन वीडियो वालों ने। बाबू रील बनाते हैं, बाबू रील देखते हैं, बाबू रील देखते हैं, बाबू रील बनाते हैं। ये निकम्मापन साला जो है पूरा का पूरा भारत के अंदर ही आ गया है। देखो यार तुम छोड़ो आगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने वहां से क्या लिया, वित्तीय आपातकाल लिया। कहां से लिया? अमेरिका से। अब आओ देखो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया हमने। तो भैया ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि भारत के अंदर जो शासन हो रहा है, भारत के अंदर जो शासन होगा वो संसद करेगी। संसद का मतलब जनता की चुनी हुई सरकार करेगी। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? ये व्यवस्था हमने बेटा कहां से ली है? ब्रिटेन से लिया है। दूसरा देखोगे, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। अब भैया लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि सरकार कोई बिल लेकर के आई और सरकार बिल लेकर के आई, बिल पास नहीं हुआ, तो भाई पूरी की पूरी मंत्रिमंडल ही क्या होगी? समाप्त कर दी जाएगी, मतलब सरकार ही भंग कर दी जाएगी। अगर बिल पास नहीं हुआ मतलब सरकार, मेजोरिटी में सरकार चली जाएगी बेटा। दूसरी बात यह है कि अब मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर सरकार के बिल के खिलाफ नेगेटिव मतदान कर दे, सरकार के बिल के खिलाफ जो है नेगेटिव मतदान कर दे, तो भी भैया मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा, पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त होगा। तो यहां पर जो है पूरा का पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा बच्चा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल का, कोई अकेले जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। आगे देखो इसके बाद, तो यहां से हमने ब्रिटेन से क्या लिया है? राष्ट्रपति की शक्तियां। भाई जिस तरीके से ब्रिटेन में राष्ट्रपति के पास पावर, एक्चुअली ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता ही नहीं है, ब्रिटेन की महारानी के पास जो एक कहते हैं ना कि अनऑफिशियल पावर, वास्तविक शक्तियां तो ब्रिटेन के अंदर भी और भारत के अंदर भी संसद में है, लेकिन राष्ट्रपति के पास एक नाम मात्र की शक्ति होती है, अवास्तविक शक्ति होती है। वो राष्ट्र का अध्यक्ष तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन उसके पास कोई वास्तविक पावर नहीं होता है। जो भारत का राष्ट्रपति है
तो जो स्थिति भारतीय समाज में दादा दादाओं की है, घर में दादा और दादी की, वही स्थिति भारत के अंदर राष्ट्रपति की है। घर के अंदर पिताजी महत्वपूर्ण है, माताजी महत्वपूर्ण है, और जो दादा और दादी हैं वो लोग हैं तो घर के अध्यक्ष, लेकिन क्या उनके पास वास्तविक शक्तियां हैं? क्या उनके अनुसार ही परिवार चलता है? नहीं चलता भाई साहब। तो ये जो है गंभीर समस्या है। तो इसी तरीके से भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास बहुत पावर नहीं है बेटा, बहुत पावर नहीं है, वो दिखाविक शक्ति उसके पास है। वैसे ही ब्रिटेन की महारानी के पास दिखाविक शक्ति, वास्तविक पावर नहीं है। तो जो वहां पर महारानी का पावर था, वैसा ही पावर हमने भारत के अंदर राष्ट्रपति को दे दिया। तो ये शक्ति हमने कहां से ली है? ये हमने ब्रिटेन से ली है, राष्ट्रपति की शक्तियां। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई राष्ट्रपति की शक्ति कहां से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई बच्चा। अब आगे देखो यहां से, एकल न्याय प्रणाली। एकल न्याय प्रणाली का मतलब यह है कि भारत के अंदर जो होगा वो सिंगल न्यायपालिका होगी, और हर स्टेज पर अलग अलग होगी। जैसे जिला स्तर पे अलग है, केंद्र पे, राज्य पे अलग है, केंद्र पे अलग है। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया। भैया भारत में अगर कोई कानून बनता है तो कानून बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं कि नहीं है? भाई लोकसभा से बिल पास हो, राज्यसभा से बिल पास हो, और जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देगा तो वो कानून बन जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया। यानी कि देश के अंदर जो बनता है कानून, ये कानून बनाने की प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद विधि का शासन। भैया देश के अंदर जो है किसी आदमी का शासन नहीं होगा। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो शासन नहीं करेंगे। जो उनको कहा गया है करने के लिए, जो उनको संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, उस शक्ति के अनुसार ही मोदी काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर राष्ट्रपति चाहे तो भैया हम तो देश के मुखिया हैं, हम तो कुछ कर देंगे। देश के मुखिया हैं तो हम देश से बेच देंगे। देश के मुखिया हैं तो हम जो है कुछ भी, किसी को गोली मार देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। वो संवैधानिक रूप से जो उनको कहा गया है वही काम वह कर सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। इसीलिए कहा गया है कि देश के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है संविधान। सबसे ऊपर कौन है? संविधान। संविधान से ऊपर बेटा कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। अगर हम यहां से आगे देखें तो संविधान सबसे ऊपर है। अगर आप यहां से ऊपर देखोगे तो एकल नागरिकता। भाई देश के अंदर जो है एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो केवल इंडिया के नागरिक रहोगे, आप किसी राज्य के नागरिक नहीं होंगे, और इसके अलावा आप किसी दूसरे देश के भी नागरिक नहीं होंगे। जैसे इंडिया में जो व्यक्ति रहता है वो केवल इंडिया का नागरिक है, यूपी का नहीं है, बिहार का नहीं है, झारखंड का नहीं है, केवल कहां का है? इंडिया का है। इसके अलावा वो थाईलैंड का भी नहीं होगा, वो आपका सऊदी अरब का भी नहीं होगा। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी भारत के अंदर से। तो जो ये एक आदमी के पास एकल नागरिकता है, ये प्रावधान बच्चों हमने कहां से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके बाद संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया। भैया जो है संसद कैसे काम करेगा और राज्यों के अंदर विधानमंडल कैसे काम करेगा, ये प्रोसेस हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। बच्चों यहां से आगे बढ़ोगे तो आओ ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर। तो जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है वो भैया बहुत बड़ा संविधान नहीं है, लेकिन देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है वो हमने लिया है। मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूं। दूसरा समवर्ती सूची। अब बच्चों ये समवर्ती सूची क्या है भाई साहब? इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? तो भाई देखो भारत के अंदर जो है कानून बनाने का अधिकार एक तो राज्य केंद्र सरकार के पास है, दूसरा राज्य सरकार के पास है। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं आपसे, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो भारत के अंदर जो समवर्ती सूची है, जैसे शिक्षा की बात करें हम तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। अब अगर यहां से आप आगे आओगे तो केंद्र राज्य संबंध यह शेष दिया गया है, और केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन ये भी हमने कहां से लिया बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया हमने? कनाडा से तो संघीय शासन प्रणाली, यानी कि भारत के अंदर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा वो किस तरह से होगा, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। और सशक्त केंद्र,
अगर भारत के अंदर केंद्र और राज्य में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, जैसे मान लो मैंने भी कहा कि शिक्षा पर कानून कोई बना सकता है, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी। अब मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई बनाया कानून और राज्य सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या राज्य सरकार की चलेगी? नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? केंद्र सरकार की चलेगी। तो केंद्र हमारे यहाँ क्या बच्चा? मजबूत है। अच्छा, अवशिष्ट शक्तियां, ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। अवशिष्ट शक्ति क्या है? वो सभी शक्ति जो न केंद्र सरकार के पास है, न राज्य सरकार के पास है, और न ही केंद्र राज्य दोनों के पास है। यानी कि ऐसी सभी बातें जिनकी कोई चर्चा की ही नहीं गई है, जिनकी कोई चर्चा की ही नहीं गई है, उनको हम लोग अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं। तो ऐसी सभी बातें जिनकी कोई चर्चा नहीं है, इस पर कानून बनाने का हक केवल और केवल किसका होगा? आपका केंद्र सरकार का होगा भारत के अंदर। अगला देखिए, जापान से वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया है। यानी कि विधि का जो शासन होगा, विधि की जो मतलब जो हमने जापान से ये लिया है कि भारत के अंदर जो कानून है उसी कानून के अनुसार शासन होगा, कोई अपना मनमानी नहीं कर सकता है। तो ये प्रावधान कहां से है? जापान से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने बच्चों? तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। ये संशोधन क्या होता है? तो संविधान में जब कुछ हम अच्छा जोड़ते हैं या कोई ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा प्रासंगिक ना हो, तो जब उसे हम बाहर निकालते हैं, तो जोड़ना या बाहर निकालना यानी कि संविधान को ठीक करना। तो संविधान को ठीक करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संशोधन बोलते हैं। तो जो हमारे संविधान में संशोधन होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अगर आप यहां से आगे बढ़ोगे तो फ्रांस में मतलब गणतंत्र शासन। ये गणतंत्र शासन प्रणाली क्या होती है? कोई भी राष्ट्र गणतंत्र तक कब होता है? जब किसी राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव होता है। जब किसी राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गणतंत्री शासन प्रणाली। क्या बोलते हैं? गणतंत्री शासन प्रणाली। अब वो चुनाव चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गणतंत्री शासन प्रणाली बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपात उपबंध। मैंने अभी आपसे कहा है आर्टिकल 352 और 356, ये दो आर्टिकल हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी से। और लास्ट में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? भारत शासन अधिनियम 250 अनुच्छेद। तो भारत शासन अधिनियम से हमने 250 अनुच्छेद लिए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गाइज, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, और इसके अलावा कुछ जो और बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए, वॉच करिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, इसको फैलाइए, जितने बच्चों तक आप पहुंचा सकते हैं फैलाइए। यही आपका मेरे लिए एक जो है प्रेम होगा और यही आपका सपोर्ट होगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।